अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने लॉ ऑफ थॉट को शुरू किया हुआ था। आज का टॉपिक भी हमारा जो है ना वो लॉ ऑफ थॉट के रिगार्डिंग है। 7-8 लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई 3-4 लेक्चर रह गए हैं टॉट के, उसके बाद हम ईजमेंट जो है ना वो शुरू करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ थॉट आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो डिस्चार्ज ऑफ थॉट के वाले से है। देखिए, हम प्रीवियस जो है ना वो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि थॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, ये एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा, और अगर आप इक्विटेबल रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो ये उसमें नहीं कंसीडर किया जाता। उसके अलावा जो है, ठीक है, सिविल जो केसेस हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है ना वो आप टॉर्ट क्लेम कर सकते हैं। इसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी रेमेडी हम क्रिमिनल लॉ में भी जो है ना वो सीख कर सकते हैं, एज वेल एज हम उनको जो है ना वो टॉर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक टॉर्ट कमिट किया। मैं एग्जाम्पल के साथ, अगर मैं हमसायों को तंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने टॉर्ट कमिट किया है, ठीक है, न्यूसेंस कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि टॉर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी ना, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक टॉर्टिशियस एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने कोई टॉर्ट एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ इंपोज नहीं होंगी, हालांकि वो लाइबिलिटीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी या राइट टू सू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। या एक पर्सन का जो राइट है कि वो जो है ना वो कोर्ट में जाके केस फाइल करे, वो उसका राइट खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज की हम डिस्कस करेंगे। एवरी राइट हैज़ अ रेमेडी, जो भी जस्ट सीबीडी मीडियम के पे ये सारा कॉन्सेप्ट बेस करता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन जो है वो, अगर उसने कोई टॉर्टिशियस एक्ट परफॉर्म किया है, तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कब ख़त्म होंगी, या जो जो प्लेंटिव है, ठीक है, ये अग्रीव पार्टी है, उसका राइट टू सू का राइट जो है ना वो कब खत्म होगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्रॉस रेफरेंस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, फैटल एक्सीडेंट एक्ट, सेक्शन 306 ऑफ सक्सेशन एक्ट और सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी जो है ना बेसिकली इससे डील करता है। ठीक है, इसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एक पर्सन अगर टॉर्ट कमिट करता है तो ही इज़ अ रॉन्ग डोर। ठीक है, उसने एक टॉर्टिशियस एक्ट परफॉर्म किया, और कब किन सिनेरियोज, कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे कि एक रॉन्ग डोर जो है, यानी कि जिसने टॉर्टिशियस एक्ट परफॉर्म किया है, नो लॉन्गर हेल्ड लायबल, उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज इंपोज नहीं होंगी। यानी कि ना तो वो कंपनसेट करेगा उस पर्सन को जिसके साथ उसने गलत किया है, ना ही उसके ऊपर कोई पेनल्टीज इंपोज होंगी। ये आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी सिनेरियोज हैं, कौन से ऐसी जो है वो कंडीशन है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें बेसिकली ये है कि एग्रीमेंट हो जाएगा बिटवीन द पार्टीज। आपने एडीआर का कॉन्सेप्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर आपने आउट ऑफ कोर्ट ही को सेटलमेंट कर लिया आपस में, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो किसी के साथ न्यूसेंस की है, ठीक है, और आउट ऑफ कोर्ट ही, जिसको सेल्फ हेल्प हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमने जो है ना वो बाहरी निगोसिएशन कर लिया है, तो तब भी जो है ना वो मुझे सू कर सकता है कोर्ट में, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है ना वो, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। या ऑपरेशन ऑफ लॉ और ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और कोर्ट जजमेंट्स। अब ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और कोर्ट जजमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने आज एक टॉर्ट कमिट किया, ठीक है, और जिस पर्सन के अगेंस्ट मैंने टॉर्ट कमिट किया वो मुझे 10 साल बाद जो है ना वो कोर्ट में सू कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एक लिमिटेशन टाइम पीरियड होता है कि इस लिमिट के अंदर अंदर आपने जो है ना वो कोर्ट में जाके अपना राइट जो है ना वो क्लेम करना है। ठीक है, जब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट यानी कि कौन से ऐसे सिनेरियोज होंगे कि एक पर्सन जो है जिसने रॉन्ग टॉर्ट कमिट किया, यानी कि अगर मैंने जो है ना वो टॉर्ट कमिट किया है तो इसका मतलब मैंने टॉर्टिशियस एक्ट परफॉर्म किया है, मैंने गलत काम किया है। कौन से ऐसे सिनेरियोज, ऐसे कंडीशंस होंगी कि मेरे ऊपर जो है ना वो जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि अगर कंपनसेशन पे करना है तो मैं नहीं पे करूँगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। या अगर मुझे पनिश किया जाएगा तो वो नहीं होगा, मतलब जो पेनल्टीज़ मेरे ऊपर लगेंगी, ठीक है, वो नहीं लगेंगी। वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं वो हम सारे जो है ना मूड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही है कि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट मीन लीगल एंडिंग द लाइबिलिटी, कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं टुवर्ड्स द रॉन्ग डोर, या तो वो वेवर, या उसने वेव कर दिया, या सेटलमेंट के थ्रू, या लिमिटेशन, या कोर्ट जजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि डिस्चार्ज मीन लीगली रिमूवल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि जो लायबिलिटीज़ हैं या ऑब्लिगेशन हैं, ठीक है, वो कैंसिल हो गई हैं या रिमूव हो गई हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट। अगर हम लीगल प्रिंसिपल की बात करें तो विच इज़ बेस्ड ऑन एक्स टर्पिकुजा नॉन ऑडिटर एक्शन, नो एक्शन अराइज फॉर एन इमोरल और इलीगल कॉज। ठीक है, ये इस मैगजीन पे बेस करता है। उसके बाद जो दूसरी मैगजीन है एक्टिव पर्सनोलिस मोटिस कम परसोना, अ पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। ये बेसिकली जो है ना वो मैगजीन कहती है कि जो पर्सन का राइट है ना सू करने का, वो ख़त्म हो जाता है जब वो पर्सन डेड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के अगेंस्ट जो है ना वो टॉर्ट कमिट किया, ठीक है, अब ए की डेथ हो गई है, तो
बी जो है ना वो उसके अगेंस्ट टॉट जो ना क्लेम नहीं कर सकता। सेम एज इट इज ही अगर बी की डेथ हो जाती है तो ए के अगेंस्ट भी जो है ना वो जो अगर ए ने जो टॉर्टिशियस एक्ट किया बी के अगेंस्ट वो भी क्लेम नहीं करेगा, उसके लीगल हेयर्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना ये मैगजीम ये कहती है। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट ग्राउंड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जो लाइबिलिटी ऑफ टॉट, यानी कि मैंने अगर किसी के अगेंस्ट टॉट कमिट किया है, या फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है जिसने बी के अगेंस्ट टॉट कमिट किया है। ठीक है, अब ए जो है लॉ क्या कहता है कि ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया जाएगा और ए जो है वो कंपनसेट करेगा बी को जो भी उसने उसका नुकसान किया है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राउंड्स पढ़ेंगे कि जहाँ पे जो है ना वो ए के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि कंपनसेशन की या कोई और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि ए को जो है ना वो लाइबिलिटीज़ पे नहीं करने पड़ेंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो अब हम सारे ग्राउंड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि डेथ ऑफ पार्टीज़, अगर तो दोनों में से किसी एक पार्टी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, प्लेंटिव की डेथ हो गई है तब भी जो है ना वो केस खत्म हो जाएगा, डिफेंडेंट की डेथ हो गई है तब भी केस। बेसिकली जनरल प्रिंसिपल ये है, लेकिन इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शन जो है ना हम नेक्स्ट डिस्कस कर देंगे। बेसिकली ये बेस करती है इस मैगजीन पे, ठीक है, एक्टस पर्सोनिलिस मोटिस कम पर्सना, पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। जैसे ही पर्सन की डेथ हो जाती है उसका राइट ऑफ एक्शन जो है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये प्रिंसिपल और ये मैगजीन ये कहती है, और ये जो पहला ग्राउंड है इसका वो भी यही कहता है कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है या अगर फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिव की डेथ हो गई है, ठीक है, तो केस नहीं चलेगा नेक्स्ट, ये टॉट में है। ठीक है, और अगर डिफेंडेंट की डेथ हो गई है तो भी केस नेक्स्ट नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें जो ना वो केस नेक्स्ट भी चलता है, जिसमें ट्रेसपास, न्यूसेंस और डैमेजेस टू अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रॉपर्टी को किसी ने डैमेज किया है, ठीक है, तो जिस पर्सन ने मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनी है, ठीक है, अगर वो उसकी डेथ भी हो जाती है तो मैं उसके लीगल हेयर से क्लेम कर सकता हूँ। ऐसे ही ए ने बी को इम्प्रिजर किया, ठीक है, और ए अगर बी की डेथ भी हो जाती है तो तब भी ए जो है ना वो लाइबल होगा, उसके लीगल हेयर जो है ना वो ए के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ए जो है वो न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है, और बी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो तब भी ए जो है ना वो लाइबल होगा जो उसने न्यूसेंस किया उसके लिए। तो कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना वो डेथ के बाद भी पार्टी जो है ना वो लाइबल होती हैं, लेकिन जो जनरल रूल्स बेसिकली ये है कि अगर पार्टीज़ की डेथ हो गई है, ठीक है, तो लेकिन जनरल रूल यही है बेसिकली अगर पार्टी की डेथ हो गई है तो उसके बाद जो है ना वो केस खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके लीगल हेयर जो नेक्स्ट जो हेयर्स हैं वो जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो इसका बेसिकली ग्राउंड वो ये है कि वेवर्स, आपने अगर अपना एक राइट वेव कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे अगेंस्ट टॉट कमिट हुआ और मेरे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ तो ये था कि मैं टॉट क्लेम करूँ या मैं जो है ना वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाऊँ। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि टॉट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। ठीक है, अब मेरे पास दो रेमेडीज़ हैं, या तो मैं उसको टॉट में क्लेम करूँ या मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम करूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको टॉट में क्लेम कर देता हूँ, लेकिन मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम नहीं करता, और कल को क्या होता है कि जब डिसीजन आता है तो वो मेरे अगेंस्ट आता है। ठीक है, यानी कि मैं केस हार जाता हूँ, तो फिर बाद में मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, बेसिकली जो है ना वो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में 6 कंडीशन लिखी हैं वो इसको बार करती हैं। वो कहती हैं कि सेकंड सूट जो है ना वो आप सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेकंड सूट जो है ना वो आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वेवर होता है। वेवर्स मीन कि अगर आपके पास दो रेमेडीज़ हैं, ठीक है, और आपने किसी एक को अडॉप्ट किया और एक को स्किप कर दिया, ठीक है, तो जिसको आप स्किप कर दिया बाद में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लॉ अज्यूम्ड है, लॉ ये अज्यूम करेगा पर्सन कैन नॉट परस्यू मल्टीपल रेमेडीज फॉर द सेम रॉन्ग। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है कि एक्सप्रेस फेवर ये है कि आप लिख के कह देते हो कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट वाली रेमेडी क्लेम नहीं करना चाह रहा, मैं जो है ना वो टॉट वाली रेमेडी क्लेम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया। और दूसरा ये होता है अप्लाइड, आपने कोई एक्सप्रेसली तो चीज़ नहीं लिखी लेकिन आपका बिहेवियर शो कर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सप्रेस नहीं लिखा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट वाली जो है ना वो रेमेडी वेव ऑफ कर रहा हूँ, मैंने सिंपली जो है ना वो टॉट में सूट फाइल कर दिया। ठीक है, तो अब यही कंसीडर किया जाएगा कि इसने कॉन्ट्रैक्ट की जो रेमेडी है वो वेव ऑफ कर दी। ठीक है, इसमें भी बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि वेवर इनफेयर ड्यू टू डिले एंड कंडक्ट ओवर टाइम, तो वो जो है ना वेवर्स बेसिकली जो है ना वो बाद में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, अकॉर्ड का मतलब होता है कि आप एग्रीमेंट कर लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा और मेरे हमसायों के दरमियान जो है ना वो मसला चल रहा है टॉट के वाले से, मुझे तंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं उनके पास जाता हूँ, जाके एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि हम जो है ना वो बेसिकली जो एक्ट परफॉर्म करे, मुझे उससे मसला हो रहा है। ठीक है, अब इसको बेसिकली कहते हैं अल्टरनेटिव वे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है, कि हमने आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर लिया, आपस में कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कोर्ट से बाहर ही जो ना मैंने उनके साथ जो ना जाके बातचीत की, एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और एग्रीमेंट में वो दोनों सेटल हो गए। ठीक है, और एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो कोर्शियन बेस नहीं होना चाहिए कि मतलब उसको उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था
मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया उनके साथ, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैंने कोई उनको डराया धमकाया नहीं है, फ्री कंसर्न के साथ ऐसी नॉर्मली जाकर बात की। मैंने उनको कहा कि आपकी वजह से मुझे मसला हो रहा है, तो काइंडली आप ये एक्ट परफॉर्म ना करें। वो मान गए, ठीक है, और हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी टू सेटल अ डिस्प्यूट, ठीक है, और एग्रीमेंट सेटलमेंट, ठीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, उसने बी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ठीक है, बी ने उसको बोला कि ये गाड़ी का शीशा जो है ना वो 10,000 रुपये का है, तो आप मुझे इतना पे कर दें, ठीक है, तो उसके बाद ये मामला इधर ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया, इन्हें कहा ठीक है मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ, ठीक है, और उसके बदले में उसने कंपनसेशन भी दे दिया। सेटिस्फेक्शन मीन कि जिसका नुकसान हुआ है वो सेटिस्फाई हो गया उस चीज़ से, तो भी जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बेसिकली टॉर्ट का जो राइट है वो कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। इसी केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया है डेफेमेशन वाज बाय डिस्चार्ज बाय आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि डेफेमेशन का जो राइट था, ठीक है, प्लेंटिव का, यानी कि उसको जो डिफेम किया गया था वो आउट ऑफ कोर्ट ही उसने जो है ना वो डिफेंडेंट से सेटलमेंट कर ली है, तो अब वो जो टॉर्ट का राइट है वो डिस्चार्ज हो गया, अब वो प्लेंटिव जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद द अदर ग्राउंड इज रिलीज, एक पर्सन है वो खुद ब खुद रिलीज़ कर देता है, वो कहता है छोड़ता हूँ मैं इसको, जो है ना वो क्लेम नहीं करता। हमने अक्सर पाकिस्तान में क्या देखा है कि 10-10 साल की लिटिगेशन चलती है, उसके बाद जिनके अगेंस्ट जो है ना वो मतलब गलत जो है FIR या गलत जो है ना वो रिपोर्ट वगैरह करवाई होती है, गलत झूठा केस चलाया होता है, तो उसके अगेंस्ट आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे ऊपर झूठी FIR कर दे, मेरे अगेंस्ट जो है ना 2 साल केस चलता रहे, ठीक है, अब उस FIR की वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई है, मैंने वकील को पैसे दिए हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, उसके बाद विटनेसेस को बुलाया, उसके बाद मेरा उस पर खर्चा आ चुका है 15-20 लाख रुपया। पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत बहुत पैसे लगते हैं, 15-20 लाख रुपये आ चुके हैं। अब वो मुझे कौन देगा? तो मैं क्या करता हूँ, उसके अगेंस्ट मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर देता हूँ, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करेगी कि मुझे जो भी मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं उसने तो झूठी FIR करवाई थी, तो वो मुझे रिकवर करके देगी, ठीक है। तो रिलीज़ में बेसिकली ये होता है कि अगर आपके साथ किसी ने नुकसान किया है तो आप उसको रिलीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई टॉर्ट कमिट किया, मेरी गाड़ी को शीशा तोड़ दिया, मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, ठीक है, बच्चा था, उससे गलती हो गई है, तो मैं नहीं क्लेम करता, ठीक है। या अगर हमसाये ने 1-2 दफ़ा पत्थर फेंके, मैंने उनको बोला है कि नहीं करो, और मैंने रिलीज़ कर दिया, कोर्ट में नहीं गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलीज़ करना। आप अपना राइट छोड़ रहे हैं, ठीक है। इंटेंशनली वॉलंटली और मेड विदाउट प्रेशर, अगर तो आप किसी की प्रेशर में आके अपना राइट छोड़ रहे हैं तो वो इसमें रिलीज में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉलंटरी छोड़ रहे हैं तो वो रिलीज में ही आएगा। अक्लेम रिलीज इन अनऑथराइज फोटोग्राफ, तो वो बेसिकली जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा, टाट वो क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद जजमेंट रेस्ट जुडिकाटा, अगर देखें जजमेंट बेसिकली होती है कि अगर एक केस के ऊपर पहले ही कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, ठीक है, A और B पार्टी का केस था, ठीक है, न्यूसेंस के वाले से, बेसिकली जो कोर्ट है उसके ऊपर पहले ही जजमेंट दे चुकी है, ठीक है। उसी केस के ऊपर सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर बाद में कोर्ट को पार्टी जो है ना वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर A और B का बाद में आपस में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और उस एग्रीमेंट की वायलेशन करता है B, तो फिर वो सेम कॉज ऑफ एक्शन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम कॉज ऑफ एक्शन न्यूसेंस थी, ठीक है। एक पार्टी ने न्यूसेंस की, कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने जो है ना वो प्लेंटिव के हक में डिसीजन दे दिया, ठीक है। 1.5 साल बाद फिर उसी न्यूसेंस पे केस दोबारा जो है ना वो पार्टीज नहीं रन कर सकती, ठीक है। अपील हो सकती है, रिवीजन में केस जा सकता है, लेकिन वो केस का न्यू ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ CPC उसको बाहर करता है। तो यही बेसिकली लिखा है कि अगर किसी केस के ऊपर पहले जजमेंट आ चुकी है, ठीक है, वंस अ मैटर इज डिसाइडेड ऑल रिलेटिंग इशू मस्ट बी थ्रू आउट एट वंस, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा टॉट, ठीक है। उसको भी आप जो है ना दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। एक्विसेंस मीन्स कि अक्विट कर दिया है। इसमें हम बेसिकली कहते हैं कि आपका कोई राइट था, आपने उसको छोड़ दिया, आपने नहीं लिया, ठीक है, तो वो भी डिस्चार्ज बात है। अगर मेरा कोई राइट था, मेरा राइट बन रहा था कि जी मेरी गाड़ी को जो है ना नुकसान पहुंचाया गया और मैं उसके पैसे रिकवर करवाऊँ, लेकिन मैंने नहीं करवाए, ठीक है, तो वो भी बेसिकली ये कंसीडर किया जाएगा कि टॉट डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद इसमें भी केस में भी यही हेल्ड किया गया था, डिले एक्शन वीकेंड द पिटिशन क्लेम लीडिंग टू बी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है, कि अगर आपने डिले किया है काफ़ी ज़्यादा तो यही कंसीडर किया। अब एक्विसेंस का कैसे पता चलता है? मेरे अगेंस्ट आज टॉर्ट कमिट हुआ, ठीक है, मैं उसको 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मतलब जो भी एक लिमिटेशन टाइम पीरियड है, ठीक है, वो 1 ईयर का है। लिमिटेशन टाइम पीरियड ये है कि 1 ईयर के अंदर अंदर मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1 ईयर के बाद जो है वो 1.5 साल के बाद क्लेम कर रहा हूँ तो कोर्ट मुझे कहेगी आप सोए थे पहले, ठीक है। अब इसके ये बेसिकली जनरल प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो ना वो लिमिटेशन ये टाइम पीरियड रखा गया है कि एविडेंस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और एक पर्सन जो है जो अपने राइट के लिए सोया है, ठीक है, कोर्ट उसको जो है ना वो बेसिकली राइट ग्रांट नहीं करती।
इक्विटी एड द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, जो अपने राइट के लिए जग है कोर्ट सिर्फ उसी को राइट ग्रांट करती है, जो सोया उसको राइट ग्रांट नहीं की जाती। ये बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे लॉ ऑफ लिमिटेशन जो ना डील करता है कि हर केस को फाइल करने के लिए एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल ए ने बी के अगेंस्ट फॉल्स इंप्रिजनमेंट किया, यानी कि उसको कैद रखा। फॉल्स इंप्रिजनमेंट लास्ट हम लेक्चर में डिस्कस किया था कि कन्फाइन कर देना किसी स्पेसिफिक बाउंड्री में, ठीक है। ए ने बी को कन्फाइन कर दिया 1 साल के लिए, 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो बी जो है वो क्लेम कर सकता है। 1 साल के बाद जैसे 1 साल का अरसा ऊपर हो, 1 दिन भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर जो है ना वो बताएगा कोर्ट को, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देनी पड़ती है। फिर अगर तो वो सेटिस्फाई कर पाता है तो कोर्ट को सूट को एंटरटेन करती है, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो जो है ना सूट उसी टाइम जो है ना वो डिसमिस हो जाता है। उसके बाद मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इसको भी 1 साल के अंदर अंदर ही क्लेम किया जाता है। अगर आपने 1 साल से 1 दिन भी ऊपर कर दिया तो आपका यही समझा जाएगा कि आपने उसको जो है ना वो डिस्चार्ज कर लिया। ट्रेस पास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे को ट्रेस पास करता है तो मैं 3 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकता हूँ। 3 साल, अगर चौथे साल में मुझे आके क्लेम नहीं कर सकता, ना ही कोर्ट मुझे उसका राइट देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली भी यही कंसीडर किया जाता है कि आपने अपना राइट जो है ना वो डिस्चार्ज कर दिया। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था अब्दुर्रहमान वर्सेस स्टेट, अ वैलिड क्लेम वाज डिसमिस ड्यू टू बीइंग फाइल आफ्टर द टाइम लिमिटेशन, कि एक वैलिड क्लेम था, ठीक है, लेकिन उसको टाइम लिमिटेशन के बाद जो है वो फाइल किया गया, तो कोर्ट ने उसके ऊपर रेमेडी सीक करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम आपको रेमेडी नहीं दे सकते क्योंकि आप बहुत लेट आ रहे हैं, ठीक है, आप जो है ना वो बेसिकली डिले को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो हम आपको जो है ना वो रेमेडी ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली हमने ग्राउंड्स पढ़े, ठीक है, जिसमें जो है वो आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ इंपोज नहीं होती, यानी कि ना तो आपको कंपनसेट किया जाता है, ना को आपको पेनल्टीज इंपोज होती हैं, ठीक है, अगर आप इनमें फॉल करते हो, ठीक है। तो ये हमने ग्राउंड्स पढ़े हैं। विजिलेंटिबस नॉन डोमेंटिबस जूरा सबविनेंट, ये बेसिकली जो ना वो इस प्रिंसिपल पे बेस कर है। ये लैटिन मैगजीम है जो कि यही कहती है कि इक्विटी एड द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, इक्विटी उसको राइट्स प्रोवाइड करती है जो कि अपने राइट्स के लिए जाग है, ठीक है, जो पर्सन सोया उसको राइट प्रोवाइड नहीं करती। तो ये डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट पढ़ा हमने, ठीक है, कि अगर एक पर्सन जिसने रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, ठीक है, उसने टॉर्ट कमिट किया है, तो कब उसका जो है ना वो टॉर्ट का जो उसका रॉन्गफुल एक्ट है, जो उसके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, वो कब जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। वो जो प्लेंटिव है वो कब तक जो है ना वो अपनी राइट्स जो है ना वो क्लेम कर सकता है। अगर तो वो वेव ऑफ कर देता है, या वो अगर अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में रहता है, या एक्विसेंस कर देता है, तो वो अपना जो है ना वो राइट, तो जो भी उसको ग्रीवेंस अक्कर हुई है वो क्लेम नहीं कर सकता। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।